सिखाना है, अदरवाइज द चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। मैंने आपको पूरा जो पीडीएफ में मैंने पूरा चैप्टर आपको आज एक साथ भेज दिया है, सर आपको भेज देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक योर होमवर्क एंड देन वी विल प्रोसीड विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। मैम, प्रतिभा मैम, प्रतिभा मैम और माधुरी मैम, माधुरी मैम, आई डोंट नो, शायद कहीं पर होस्ट हमारे। हाँ बोलो बोलो। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं इनका होमवर्क चेक कर लेती हूँ तब तक। जब भी ऑन करना रहेगा तो मुझे बताना। प्लीज, हाँ श्योर श्योर। हाँ हाँ हाँ। सबको चीजें क्लियरली दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay. Now we are going to start with Miss, cells in ma'am. parallel. Yes. आज पीडीएफ भेजोगे ना? मैंने पीडीएफ भेज दिया है ऑलरेडी। ओके। मैंने पूरा चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया है। ओके, सो सेल्स इन पैरेलल, मैंने आपको सेल्स इन सीरीज के बारे में बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है सो वी से सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। वहीं पे अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सब एक साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव सब एक साथ कनेक्टेड है, वी से दैट द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू सेल्स, दो सेल्स कंसीडर करते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। As you can see, positive of the positive is connected here and negative negative connect हो रहे हैं। So ये दो branches हैं। Let's say this branch as VA and this is VB। इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस। ये प्लस साइड का है और ये माइनस साइड है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं इन दोनों के अक्रॉस तो इट विल बी सिंपली VA माइनस VB। करेक्ट? लेट्स से दिस सेल का जो EMF है, लेट्स से इट इज E1 और ये सेल का जो EMF है, लेट्स से इट इज E2। ओके, करंट थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट लेट्स से इट इज I1 एंड करंट थ्रू दिस पार्ट लेट्स से इट इज I2। ठीक है? नाउ व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो नॉर्मली सीरीज जैसा कंडीशन नहीं रह जाता। आप जब सीरीज में लगाते हो तो हर एक सेल कंट्रीब्यूट करता है और इक्विवेलेंट जो आपका सेल का EMF आता है वो जस्ट एडिशन होता है। लाइक अगर आपने सीरीज में 1.5 प्लस 1.5 लगाया तो टोटल आपको सर्किट में 3 वोल्ट देखने के लिए मिलता है, बट पैरेलल का वो कंडीशन नहीं है। सो देखते हैं कि पैरेलल में व्हाट यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन यू कनेक्ट द टू सेल्स इन पैरेलल और n नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल। ओके, सो हम लोग सर्किट ट्रेस करते हैं यहाँ से यहाँ तक। नाउ ये जो V डेवलप हो रहा है, अगर आपको याद हो, जो V यहाँ पर डेवलप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी डेवलप होगा, क्योंकि जब भी सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड होती है V दोनों के अक्रॉस सेम होता है। सो दैट V विल बी डेवलप, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है VA माइनस VB, वो इसके अक्रॉस भी वही डेवलप होगा जो इसके अक्रॉस होगा। सो फर्स्ट पहला वाला सर्किट, ये वाला पार्ट देखते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस फर्स्ट सेल, लेट्स राइट इट। potential difference developed across first cell। so V is equals to, अब अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो EMF ऑफ द बैटरी जो भी होता है, इसके अंदर अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ है वो माइनस होकर बाकी का बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप होगा। ओके, सो V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I इंटू R1। ये स्टेप समझा सबको? V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I into R1। मिस एक बार फिर से वो स्टेप रिपीट कीजिए। रिपीट करो ना। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस दिस सेल, आपको पता है बैटरी का EMF इज E1। अगर बैटरी का EMF E1 है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इस EMF में से वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप होगा,
बाकी का बचा हुआ यहाँ पर डेवलप होगा. So V is equals to E1 minus I into R1, where R1 is the internal resistance of your battery. Clear हुआ सबको ये स्टेप? समझा? समझा? And the current मिस across वापस this. एक बार समझाओ ना, वापस एक आपको बार ये समझाओ. स्टेप, एक मिनट, ये चीज मैंने आपको कल समझाई थी, याद है आपको? ये चीज मैंने आपको कल समझाई थी, याद है आपको? कि आपकी बैटरी में ईएमएफ होता है, उसमें से आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ अमाउंट लॉस्ट होता है, बचा हुआ हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है. यस मैम, वही चीज है, सिंपल वही चीज है, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ मैं. हमने बोला कि हम फर्स्ट सेल के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हैं. वी आर चेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल. अब ये जो बैटरी है, मैंने आपको ईएमएफ के बारे में समझाया था कि बैटरी के अंदर 1.5 वोल्ट का ईएमएफ है. तो अगर 1.5 वोल्ट का ईएमएफ है तो उसमें से कुछ अमाउंट इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म हो जाता है और बचा हुआ 1.3 हमको पोटेंशियल डिफरेंस बनकर मिलता है. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है वो ईएमएफ में से जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है वो सब्ट्रैक्ट होकर दिख रहा है. समझा? समझ में आया? हाँ या ना बोलो. Yes, miss. यस मैम. यस. नहीं समझा तो वापस पूछो. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन. ये चीज मैंने कल आपको समझाई थी, ये वही चीज है. मैंने सिर्फ फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस लिखा है ये इक्वेशन कि फर्स्ट बैटरी का ईएमएफ E1 है, उसमें से कुछ अमाउंट इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है. करंट थ्रू द फर्स्ट ब्रांच इज I1, सो द ड्रॉप इज I1 into R. जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला ही होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इट इज I into R. So voltage drop across this resistance, internal resistance is I1 into R1. So V is equals to E1 minus I1 into R1. ये स्टेप सबको समझाओ. ये स्टेप मैम नहीं मतलब समझेगा तो आगे का नहीं समझेगा. मैम मतलब 1.5 बोलो. मतलब 1.5 एम्पियर का करंट हमने दिया, मतलब जूल या वोट, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमाउंट माइनस होगा, समझो 2 एम्पियर वोट करंट हम नहीं मतलब देते, माइनस हो हम गया. वोल्टेज, पहली बात लिसन. करंट हम नहीं देते, हम वोल्टेज देते हैं. करंट डेवलप होता है. वी नेवर गिव करंट, वी गिव वोल्टेज. यहाँ पे मैंने कहीं पर भी करंट के टर्म्स में बात नहीं की. दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज एंड दिस इज ऑल्सो वोल्टेज. I1 into R1 give you the voltage drop across R1. We always give voltage, we never give current. करंट डेवलप होता है अंदर. आपके वायर्स में करंट तब डेवलप होता है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो. So we never give current, we create potential difference and the current is generated. तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपका बैटरी जो है वो ईएमएफ E1 देता है, जिसमें से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज I1 into R1. R1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल. सो बचा हुआ जो वोल्टेज होता है वो V हमको उस ब्रांच में देखने के लिए मिलता है. समझा? समझा कि नहीं समझा? बोलो भाई. समझा. समझा. ये चीज समझा हम मैम. कल डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से. मैंने इसका आपको एग्जांपल भी लेके समझाया था कि बैटरी हमारी बहुत ज्यादा, हमारी बैटरी का ईएमएफ एंड वोल्टेज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. ईएमएफ हमारी बैटरी 1.5 का डेवलप करती है, पर पूरा 1.5 हमको सर्किट में देखने नहीं मिलता. कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस खत्म हो जाता है. वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो खत्म होता है वोल्टेज, वो I1 into R1 होता है, क्योंकि वोल्टेज इज गिवन बाय I into R. So this voltage drop is across internal resistance R1. So the voltage drop is given by I1 into R1. हम वोल्टेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं ओवरऑल. मैंने कहीं भी करंट के टर्म्स में बात नहीं किया है. समझा? Everyone, yes or no? Yes Now, ma'am. so the current through the first cell, I can write this as V is equals to, or I can write it as, इसको यहाँ भेजती हूँ, इसको यहाँ भेजती हूँ. So I1 R1 is equals to E1 minus V. R1 is equals to E1 minus V by, sorry, I1 is equals to E1 minus V by R1. ये स्टेप सबको क्लियर है? ये स्टेप सबको क्लियर है?
Yes. Yes. Now let's see potential difference across second cell. आपको पता है कि जब भी कोई भी ब्रांच जो है पैरेलल में कनेक्टेड होता है, सो वोल्टेज जो डेवलप होता है दैट इज सेम. सो V is equals to E2 minus I2 R2. E2 is the EMF of the second cell minus I2 R2. This is the voltage drop across internal resistance of the second cell. ठीक है? Yes, Write ma'am. this as equation number 1. Therefore, वापस से वही चीज कर रही हूँ. E2 minus V by R2 is equals to I2. This is equation number 2. अब जो भी टोटल करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस अगर मैं करंट चेक करूं, सो दैट विल बी सिंपली I1 प्लस I2. यहाँ से जो I1 आ रहा है और यहाँ से जो I2 आ रहा है, तो टोटल करंट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी I and I will be I1 plus I2. So the total current flowing through the circuit is given by I is equals to I1 plus I2. इस ब्रांच से टोटल जो भी करंट आ रहा है प्लस इस ब्रांच से जो भी करंट आ रहा है, that will be seen across this particular branch. Okay, so I is equals to I1 plus I2. I1 हमने ऊपर निकाला था, it was E1 minus V by R2 plus I2 हमने निकाला है E2 minus V by R2. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. E1 by R2 minus V by R2 plus E2 by R2 minus V by R2. E1 E2 वालों को साथ में लाते हैं और V वालों को साथ में लाते हैं. E1 by R2 plus E2 by E1 by R1. This is R1 now. So E1 by R1, E2 by R2. यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं और V कॉमन करते हैं. So this is 1 by R1. सिंस दोनों का माइनस कॉमन किया है, प्लस 1 by R2. मिस ये इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक? मिस दिस इज Yes, ma'am. R1 ना. बोलो मिस मिस जैसे बोलो. आपने V कॉमन लिया वैसे E भी तो कॉमन ले सकते हैं ना. कहाँ ले सकते हैं? दिस आर टू डिफरेंट ना. E1 E2 है ना, E थोड़ी है नॉर्मली. अब कॉमन कब लेते हो? जब दोनों सेम होता है. यहाँ पे EMF फर्स्ट सेल का EMF इज डिफरेंट, सेकंड सेल का EMF इज डिफरेंट. पोटेंशियल डिफरेंस सेम डेवलप हो रहा है बिकॉज यू हैव कनेक्टेड सर्किट इन पैरेलल. ओके ओके, सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं. वी गॉट द इक्वेशन एज, पीछे जो हमको इक्वेशन मिला, इट वाज E1 by R1 plus E2 by R2 minus V into 1 by R1 plus 1 by R2. ये इक्वेशन हमको पीछे मिला. ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं. ठीक है, विल सेंड दिस हियर एंड विल ब्रिंग दिस I over here. So V into 1 by R1 plus 1 by R2 is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 minus I. ये इक्वेशन मिल गया. इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं. We need to calculate कि अगर दो सेल्स, yes क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना. yes क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So R1 plus R2 upon R1 R2 is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 minus I. अब यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर ये पूरा पार्ट यहाँ भेज देते हैं. से हमारा एम क्या है? हमारा एम यही है कि अगर मैं दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रही हूँ तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अक्रॉस ईच ब्रांच, ये मुझे पता करना है. जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर रही थी तो मुझे पता चल गया कि सीरीज में मैं जितने भी सेल्स कनेक्ट करती हूँ सारे ऐड होते जाते हैं. अब मुझे पता करना है कि अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, किस तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, कम होगा. जैसे सीरीज में नॉर्मली ऐड होता जा रहा था, वैसे ही पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा डेवलप होगा, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं. अब इसको यहाँ भेज देते हैं. सो V इज इक्वल्स टू, ये यहाँ जा रहा है, मैं E1 E2 को ब्रैकेट में डाल रही हूँ. E1 by 2 by R2 minus I
और ये पूरा यहाँ पर ऊपर की तरफ R1 जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये R1 R2 ऊपर आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब जरा ये पूरे पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ। सो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये अंदर भेजा है मैंने, ये दोनों को साथ में ले लेती हूँ। दिस इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैसे ही ये I के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जिस ब्रैकेट ओपन किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। मैम हम लोग को ये डिराइव करने ठीक को है, आएगा क्या? इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ। I'll get E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, मिस दिस इंटू दिस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। हेलो मल्टीप्लाई बाय R1 R2, वेट फॉर व्हाइल, R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 R1 प्लस R2। अब यहाँ तक किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछो। ये डिराइव करने को आएगा? यस, डिराइव you're not audible। सॉल्व करने को आएगा क्या ये? मिस वो पूछ रहे डिराइव करने आएगा क्या? हाँ आएगा, आ सकता है, नहीं आता होता तो मैं क्यों पढ़ाती। कितने मार्क्स के चीजें लिए? क्लियर है, यहाँ तक सबको Okay. सब क्लियर है। यस यस फिलहाल हमको ये क्वेश्चन पे ध्यान देने के बदले हमको डेरिवेशन कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर है, ये सिंप्लीफाई किया, ये समझा सबको, यस ये अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये समझा। यस yes And this got cancelled. You got the equation as E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 minus I into R1 plus R2 upon R1 plus R2। ये आपको इक्वेशन मिल गया V का। सो ये अगर आपको वोल्टेज इन पैरेलल निकालना है तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू कनेक्ट द टू सेल्स इन पैरेलल, जब आप दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो। अब ये वाला जो पार्ट है दिस इज ई इक्विवेलेंट, मतलब कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट ईएमएफ जनरेट होगा, दिस इज ई इक्विवेलेंट। और ये जो पार्ट है दिस इज आर इक्विवेलेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज रेजिस्टेंस, सॉरी दिस इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इक्विवेलेंट है ये। So this is R equivalent. So V is equals to E equivalent minus I into R equivalent. So this is the voltage which is developed across the circuit when two cells are connected in parallel. जब दो cells parallel में connected होते हैं, so this is what the formula you get. कि अगर आपको potential difference निकालना है कि कितना potential difference develop होता है जब दो cells parallel में connect होते हैं, so this is what you get. Okay. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इक्विवेलेंट पार्ट है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो। सो अगर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है आपके पैरेलल में, तो आप n नंबर ऑफ सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे पैरेलल का। यहाँ पर E1 R2 प्लस E2 R1, वैसे ही आप आगे 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 और कैलकुलेट करते जाओगे, नीचे आपको R1 प्लस R2 R3 R4 R5 इस तरीके से n number of cells will move ahead. So your V is equals to E equivalent minus I equivalent, I R equivalent. So this is the voltage which is developed when two circuits are connected in parallel. Two cells are connected in parallel. मैं आपके सामने पूरा डेरिवेशन रख रही हूँ, कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं पूरा डेरिवेशन आपके सामने ओपन कर रही हूँ, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कहीं पर भी कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझा कि मिस कैसे आया या क्या आया, तो आप मुझे पूछ सकते हो, नॉट अ बिग डील। ये स्टेप समझा सबको? यस और नो गर्ल्स, बॉयज, एवरीवन? yes yes
मैम सेकंड पेज वाला बताओ एक बार। एक मिनट, यहाँ तक सबको क्लियर है? I is equals to I1 plus I2 total current flowing through the circuit। अगर दो सेल्स एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये स्टेप सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. सब लोग गो थ्रू करो ईच एंड एवरी स्टेप पे। देखो कहीं पर कुछ नहीं समझा है तो पूछो, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा है तो पूछो। मैं वापस एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। अब 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगी, बट लीव आउट मत करो। मिस बोलो वो लास्ट सेकंड स्टेप कौन सा, ये वाला हाँ स्टेप? कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो ये वाला पार्ट मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इसको भी मिला, ये इसको भी मिला। उसके बाद दिस गॉट मल्टीप्लाइड इनसाइड, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, R2 E1 R1 E2 R1 into R2 इस तरीके के फॉर्म में लाया। दिस पार्ट गॉट कैंसल्ड, सो यू गॉट इक्वेशन एज E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 माइनस I into, इसको वैसे ही रखा है। अगर आप इसको ध्यान से, मिस वो डबल डबल क्यों लिखा? कहाँ पर डबल मिस वो डबल क्यों लिखा? R1 R2 जो ब्रैकेट में माइनस आए, वही लास्ट सेकंड स्टेप जो मैंने पूछा था। क्या डबल लिखा है? मैंने कुछ भी डबल नहीं लिखा है यहाँ पे, ये अंदर मल्टीप्लाई मिस हुआ है। मतलब हाँ दिस हैज हाँ बीन मल्टीप्लाइड, ये तो नॉर्मल है ना, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो बाहर जो भी चीज होती है वो दोनों चीजों को मिलती है, इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, है या ना? हाँ समझा हाँ। सो दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड इनसाइड, सो ये पूरे पार्ट को भी ये मिलेगा और इसको भी ये मिलेगा। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इट इज रेजिस्टेंस इन, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। पैरेलल रेजिस्टेंस का 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 plus 1/R2, तो R इक्विवेलेंट आपका ये आता है, तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सो दिस इज हाउ योर इक्वेशन गोस। सो जो भी वोल्टेज डेवलप होगा जब ईएमएफ जब बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड होती है, इट इज इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट अपॉन I इक्विवेलेंट I into R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इस तरीके से कैलकुलेट करना है और इक्विवेलेंट इस तरीके से कैलकुलेट करना है। डन? सबको समझे स्टेप्स? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मिस अब जरा एडवांटेजेस देखते हैं, बोलो। मिस से ई क्यू क्या है? ई इक्विवेलेंट, दिस इज ई इक्विवेलेंट, कि अगर आपने दो ईएमएफ पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा। सो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। जैसे आर इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल में लगाते थे, जब आपने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया तो आप क्या करते हो, दिस इज R1 दिस इज R2, सो 1/R इक्विवेलेंट इज बाय R1 बाय R2। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं तो इन दोनों का मतलब इन दोनों का मिलाकर इफेक्ट मुझे पूरे सर्किट में क्या मिलेगा? मैम आपका Am I वॉइस ब्रेक हो audible रहा है। now? Am I audible now? यस मिस। इक्विवेलेंट, ओके लिसन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट चीजों का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज मेरी पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर मैं उसको उसका ओवरऑल इफेक्ट देखूं, ओवरऑल रेजिस्टेंस देखूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूं तो क्या होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या दो रेजिस्टेंस का ईएमएफ मुझे रिजल्टेंट ईएमएफ कितना दे रहा है। तो यहाँ पर ईएमएफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो रिजल्टेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। वैसे जब हमने सीरीज में लगाया था ईएमएफ, याद है आपको, व्हेन आई कनेक्टेड इन सीरीज 1.5 तो मेरा E इक्विवेलेंट वाज सिंपल एंड एडिशन 1.5 प्लस 1.5, पर यहाँ पर पैरेलल में इट इज नॉट सिंपल एडिशन, पैरेलल में यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला। ये हमने निकाला है ओवरऑल फॉर्मूला कि पैरेलल में जब आप ईएमएफ को कनेक्ट करते हो तो उसका इक्विवेलेंट जो टोटल रेजिस्टेंस
टोटल ईएमएफ आता है वो सिंपल एडिशन नहीं होता, वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। समझ में आया? सो इट इज E इक्विवेलेंट दैट इज टोटल ईएमएफ माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। यहाँ पर पैरेलल में सिंपल एडिशन नहीं होता ईएमएफ का, आपको ये फॉर्मूले के हेल्प से आपको ईएमएफ निकालना पड़ेगा। समझा सबको? है या ना? यस मैम, यस मैम। You have to keep this in mind कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस हमेशा एक अलग तरीके से चलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सिंपली ऐड कर रहे थे और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट, अगर आपको रेजिस्टेंस का भी याद हो, सीरीज रेजिस्टेंस का, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है ऐसा कुछ, वहां पे भी आपको वो चीज सिंपल पड़ती थी। सिंपल R इक्विवेलेंट वाज R1 प्लस R2। तो सीरीज रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इजी या सीरीज ईएमएफ इज ऑलवेज इजी। बट वहीं पे जब पैरेलल में कनेक्ट हो जाता था तो आपको इस तरीके से अपॉन करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपको इक्विवेलेंट निकालना होता था। सो हियर आल्सो जब सीरीज में ईएमएफ कनेक्टेड है तो यू हैव टू सिंपली ऐड अप, बट अगर पैरेलल में ईएमएफ कनेक्टेड है तो यू हैव टू गो बाय द डेरिवेशन, यू हैव टू गो बाय दिस फॉर्मूला कि इस पैरेलल में ईएमएफ कनेक्ट होने की वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। समझा? यस मैम, समझा। आगे बढ़ू? यस मैम। Yes. बाकी के लोग गर्ल्स अगर आपको नहीं समझ रहा है प्लीज पूछो, मैं बार बार बोल रही हूँ। समझा मैम। ओके लेट्स गो अहेड देन। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं पैरेलल के। सी कीप इट इन माइंड कि मैंने जैसे कि आपको जब सीरीज समझाया था मैंने तब भी कहा था कि जब भी सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं हमको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप जस्ट सीरीज में आपने 5 सेल कनेक्ट कर दिए, 5 एक वोल्ट का सारे वोल्ट, एक वोल्ट का हर एक सेल है तो आपको 5 वोल्ट आपके सर्किट में मिल जाता है। सो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं इन पैरेलल, तो ये चीज पैरेलल में नहीं होती। पैरेलल में इक्विवेलेंट निकलने की वजह से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता नहीं है, इट नेवर इंक्रीजेस। एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपको हर ब्रांच के अक्रॉस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि पहले सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वाज V, दूसरे सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वाज V, तीसरे सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वाज V। सो आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपका जो V है वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। बट इन सीरीज आप जितना सेल्स कनेक्ट करते जाओगे आपका V का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा क्योंकि इट सिंपली गेट्स एडेड। सो यहाँ पर योर वोल्टेज डेवलप इन पैरेलल, इट डज नॉट इंक्रीज द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता अगर आप पैरेलल में सर्किट को कनेक्ट करते जाओ तो there is no increase in voltage, okay, but series में when you connect आपका voltage increase होता हुआ चला जाता है। वहीं पर what is the advantage, ये एडवांटेज ये है कि अगर समझो ये आपका सेल कनेक्टेड है, दूसरा सेल आपका यहाँ पर कनेक्टेड है, अगर ये सेल खराब हो गया तो भी आपका जो मशीन है वो पर्टिकुलरली इस पार्ट की वजह से चलेगा। ये सेल अगर समझो खराब हो गया तो ये वाले पार्ट की वजह से मशीन चलेगी, पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होगी। बट सीरीज में ऐसा नहीं है, सीरीज में अगर एक सेल खराब हो गया तो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल पे इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल की जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो एक सेल के खराब होने से आपकी पूरी तरीके से चीज स्टॉप नहीं होगी, इट विल नॉट स्टॉप। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल, एक ब्रांच अवेलेबल रहेगा फॉर वर्किंग। So this is the advantages and disadvantages. Disadvantage ये है कि वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता और एडवांटेज ये है कि अगर एक कोई सेल खराब हुआ तो आपका सर्किट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होगा, खराब नहीं होगा, इट विल वर्क विद द हेल्प ऑफ अनदर ब्रांच। समझा? एग्जांपल देके समझाओ ना। एग्जांपल देके क्या है, अगर ये वाला पार्ट खराब हो गया तो पूरा का पूरा करंट इस वाले पार्ट से आगे सर्किट की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये अगर ये वाला पार्ट किसी तरीके से खराब हो गया तो यहाँ से आगे रास्ता ही नहीं है करंट को जाने के लिए, तो आगे आपका करंट पास आउट नहीं होगा। दैट्स ऑल। यहाँ पर एक ब्रांच तो अवेलेबल है, समझो अगर एक पर्सन यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर खड्डा है तो वो पर्सन यहाँ से जो करंट है वो यहाँ से नहीं जाएगा, वो करंट यहाँ से निकल जाएगा सारा का सारा। बट यहाँ पर एक ही रास्ता है तो अगर एक भी खराब हुआ तो आगे खड्डा है तो इट कैन नॉट क्रॉस। तो पैरेलल का यही एडवांटेज है कि वन ऑफ द अगर एक और बैटरी खराब भी हुई तो भी आपका सर्किट काम करेगा। समझा है ना? Yes ma'am. Okay, let's go to the last part, types of cells. इसके बारे में तो आपको खुद पता है कि there are two types of cells, primary cells
जैसे आपकी ड्यूरा सेल्स वगैरह है वो प्राइमरी सेल्स है, एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट चार्ज देम। जैसे कि आपका ड्राई सेल हो गया, आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, एक बार आपका केमिकल यूज हो गया, उसकी एनर्जी यूज हो गई, तो आप उसके बाद उसको चार्ज करके यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल्स आर योर लीड एसिड सेल्स, जो आपकी बैटरीज में यूज की जाती है। इसके केमिकल्स रिवर्सिबल है, आप बार बार चार्ज करोगे ये बार बार रिवर्स हो जाएगा और नए यूज के लिए रेडी हो जाएगा। सो प्राइमरी सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच कैन नॉट बी चार्ज्ड एंड रीयूज्ड एक बार खत्म होने के बाद, बट सेकेंडरी सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच कैन बी charged again and it have its chemical reaction can be reversed. That is your lead acid cell. ये टाइप के सेल आपके बैटरीज में यूज किए जाते हैं, आपके व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। There is one more type of cell in secondary cell only which is called as FCVs, जो आजकल जो नई नई व्हीकल्स बन रही है उसमें यूज किया जा रहा है। This is called as fuel cell vehicles, इसको फ्यूल सेल व्हीकल्स बोलते हैं। इनका प्रॉफिट क्या है फ्यूल सेल व्हीकल्स का? ये लीड एसिड सेल को नहीं यूज करते, उसके बदले ये कुछ अलग टाइप के केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि गैसोलीन या फिर बोल सकते हो हाइड्रोजन फ्यूल। और इनका लीड एसिड सेल्स से इनका प्रॉफिट क्या है वो बताती हूँ। हाइड्रोजन फ्यूल, इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है गैसोलीन और हाइड्रोजन फ्यूल का जो बाई प्रोडक्ट होता है इट इज वाटर, तो इको फ्रेंडली हो जाते हैं ये, दे आर इको फ्रेंडली नेचर। इलेक्ट्रिक स्कूटर ना, या इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बोल सकते हैं, जो बैटरीज पे रन होने वाले स्कूटर्स है वो बोल सकते हो। सो दे यूज गैसोलीन और हाइड्रोजन फ्यूल का प्रॉफिट यही है कि ये लोग बाई प्रोडक्ट, ये महंगे हैं थोड़े बट बाई प्रोडक्ट में ये वाटर रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते या सल्फर रिलीज नहीं करते। ये लीड एसिड सेल वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर रिलीज करते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द environment. But this part, this fuel cell vehicles, this gasoline and hydrogen fuel, ये पानी, ये वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो इको फ्रेंडली होते हैं, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करते हैं कि ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो। तो अभी ट्राई किया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स अब गैसोलीन या हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाले बनाए जाए, कि ज्यादा वो CO2 या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैसेस आपकी सराउंडिंग में क्रिएट ना करें। सो दे आर ऑल्सो चार्जेबल वन, दे आर ऑल्सो सेकेंडरी टाइप्स ऑफ सेल्स ओनली, कि दे कैन बी इजिली चार्ज्ड। Okay, so these are the two types of cells, primary cells and secondary cells. Primary cells are those which cannot be charged, for example your dry cell, whereas secondary cells are those which can be charged again and their chemical reaction can be reversed so that you can use it again. So this is what is the difference between primary and secondary cell. Any doubt till here? No miss. अब यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हुआ है, पीछे से आप एक बार गो थ्रू कर लो, टेक्स्ट बुक आपके पास है तो या नोट्स आपके पास है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझा है क्योंकि बीच में बहुत गैप्स हुए हमारे, तो वो सारे टॉपिक्स में रिवाइज करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, गो थ्रू कर लो। कुछ ऐसा है जो आपको पूछना है, कुछ भी ऐसा कि नहीं मिस ये कंसेप्ट नहीं क्लिक हो रहा है या थोड़ा सा भी ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि मिस क्या चल रहा है, तो पूछो, आज का भी या पीछे का भी जो भी है पूछो। मिस बोलो मिस, एक बार ड्रिफ्ट स्पीड बताना। ड्रिफ्ट स्पीड देखो क्या है, ये आपका समझो एक वायर है, मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है। अब होता क्या है पता है, इफ सपोज इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली इधर उधर मूव हो रहे होते हैं। आप नॉर्मली अगर इस कॉपर वायर को टच करो, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ करंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉपर वायर, बट व्हेन यू डेवलप अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट सिंपली हैपेंस, your electrons try to move from higher potential to lower potential, बाहर जहां ज्यादा खिंचाव है वहां से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव होने के साथ साथ ये एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना भी चालू कर देते हैं, दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मींस धक्का लगना। सो ये एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी होना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी वेलोसिटी को जिस डायरेक्शन से उनको ये इधर उधर तो मूव रैंडमली तो मूव हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ समझो आपका फ्रेंड है, आप लोग इधर उधर तो भाग रहे हो, साथ में आपको एक डायरेक्शन में धक्का भी लग रहा है, तो ये जो आपको एक डायरेक्शन में धक्का लगता है दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये तभी डेवलप होता है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हो, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने डेवलप किया है या पोटेंशियल डिफरेंस आपने डेवलप किया है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से डायरेक्शन में भागते हैं, इन द डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। ये बात मैंने आपको समझाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि पॉजिटिव चार्जेस उससे दूर भागते हैं और नेगेटिव चार्जेस उसके डायरेक्शन में भागते हैं।
उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगाई है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डायरेक्शन में भागने की कोशिश करें। तो ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हो तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगना चालू हो जाता है। और वो जो एक डायरेक्शन में धक्का, रैंडमनेस जो है वो तो है ही, इधर उधर कूद रहा है वो तो है ही, बट एक डायरेक्शन में जो धक्का लग रहा है दैट इज व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? समझा आपको? यस यस। हेलो मैम। और कुछ है? Yes, बोलो। थैंक यू मैम। मैम फिजिकल बोलो। ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ का डेरिवेशन नहीं समझ रहा। फिजिकल ओरिजिन ऑफ क्या ओम्स लॉ का डेरिवेशन नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझ रहे आप? Physical ओम्स origin- लॉ का डेरिवेशन। हेलो, यू नॉट ऑडिबल। फिजिकल ओरिजिन You're का not नहीं audible. समझ रहा। ओरिजिन ऑफ क्या नहीं समझ? ओम्स लॉ। एक मिनट, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आके बोलोगे, मुझे नहीं क्लियर हुआ। मैम वो बोल रहा है फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। क्या नहीं समझा फिजिकल ओरिजिन में? सी, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज फोर्स ऑन दैट चार्ज, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। हम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड के अंदर आता है, वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो दैट इज हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू E इक्वल्स टू फोर्स। हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज गिवन बाय मास टू एक्सेलरेशन, वेयर योर मास इज mass of electron, so mass into acceleration, so acceleration is equals to E by m। ये आपको acceleration का फॉर्मूला मिल गया। Now what हम लोग बोल रहे हैं कि let tau be the time, जिसमें हमने स्क्रीन tau बहुत को ब्रेक हो एक रहा है। एवरेज टाइम रखा है दो कोलिशन के बीच में। हेलो, am I audible? Am I audible? यस मैम। Hello, Yes. Yes, Miss, now Okay. audible. so acceleration का फॉर्मूला आया E into E bar by m। ये हमने पीछे से निकाले, यहाँ तक समझा? हाँ, वही समझा रही हूँ मैं, ये फिजिकल ओरिजिन समझा रही हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू E into E bar by m, इतना समझा? ये कैसे आया, समझा सबको? यस मैम। आशुतोष, आपको समझा ये E into E bar by m कैसे आया? कनेक्शन लॉस हो जाता है, एक बार करो ना। क्या समझाऊं? कनेक्शन लॉस हो जाता है, एक बार repeat करो ना। You're not audible, Ashutosh, or whoever it is. मैम Yes. मैम वो रजिस्टर्स का आपने बोला था ना, अभी भी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, हाँ, हाँ उसका वो निकालने का कैसे निकालने का वो आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो? हमने उसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हाँ किए, वो अभी क्लिक नहीं हो रहा है। मैंने वो लिख के भेजा है आपके नोट्स में। नहीं नोट्स में वो ठीक है, पहले ये समझाती हूँ, उसके बाद क्यों। मिस रियोस्टेट नहीं। ठीक है, उसके कंप्लीट हो इसको, ठीक है, उसको कंप्लीट होने के बाद वो भी समझाती हूँ। अब ये एक्सेप्शन आया E into E bar by m, ये आपका अनुपात, ये आने के बाद अब आप बोलोगे लेट tau be the average time between two collisions। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली यहाँ वहाँ रैंडमली मूव हो तो there will be collision between the electrons। So let's say let tau be the average time between two collisions। दो collisions के बीच में जो टाइम लग रहा है, जो सक्सेसिव टाइम है, वो उसको हम लोग tau बोलते हैं ना। आपको पता है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाउ। जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, आपको पता है एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो योर वेलोसिटी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इज दिस एक्सेलरेशन इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे को टकराएंगे, जब कोलिशंस होगा तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज होगा या जो भी रीजन होगा, acceleration develop होगा। So that acceleration is given by drift velocity per unit average time between two successive collisions।
तो VD इज इक्वल्स टू A इंटू टाउ, A का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला, VD इज इक्वल्स टू E इंटू E बार बाय M इंटू टाउ। अब हमको पता है, पीछे हमने प्रूफ किया था कि VD इज इक्वल्स टू J बाय NE होता है, ये हमने पीछे एक पार्ट में प्रूफ किया है। E इंटू E बार बाय M इंटू टाउ, VD के हमको दो फॉर्मूलाज मिल गए। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यू गेट द इक्वेशन एज E इज इक्वल्स टू M बाय E स्क्वायर N इंटू टाउ इंटू J। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ये वाले पार्ट को। सो E बार इज इक्वल्स टू, सिंस इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, लेट्स रिप्रेजेंट इट इन द वेक्टर फॉर्म। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ओम्स लॉ से कनेक्ट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज डेंसिटी व्हिच इज सिमिलर टू करंट, और ये जो पार्ट है इट इज कांस्टेंट पार्ट, मोमेंट इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, नंबर इज कांस्टेंट, और टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिशन है वो भी कांस्टेंट होगा। सो दिस होल इज द कांस्टेंट पार्ट व्हिच इज योर R। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड V की तरह काम कर रहा है, ये वाला पार्ट R की तरह काम कर रहा है, और ये वाला पार्ट I की तरह काम कर रहा है। सो यू कैन राइट, जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू गॉट दैट E बार इज इक्वल्स टू, ये जो पार्ट है दिस इज रेजिस्टिविटी, सो इनटू J बार, दिस इज व्हाट यू गेट। सो दिस इज व्हाट इज द फिजिकल ओरिजिन। कि अगर आप इंटरनली देखो तो इंटरनली भी ये ओम्स लॉ ओमिक सब्सटेंस पे फॉलो होता है। ये सारी इंटरनल प्रॉपर्टी को देखकर किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज एन प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टीज है ये आप बाहर देखते हो, वोल्टेज आप बाहर देखते हो, आर आप बाहर देखते हो, आई आप बाहर देखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप होता है, रेजिस्टिविटी अंदर होता है, करंट डेंसिटी पार्टिकल के अंदर डेवलप होता है। तो ये फिजिकल ओरिजिन, ये जिस तरीके से आप हर जो इफेक्ट हो वही इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, बट टर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट। समझा या नहीं समझा? जिसको भी डाउट था से यस और नो। आशुतोष यस मैम, समझा। यस ओके। मैम। लास्ट जो जिसको रेजिस्टर वाला था वो वाला देख लो, वो जो यस बोलो। मैम रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस बताओ ना। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये देखो R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस जो होती है, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज कलेक्टिव प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। जब आप सिंगल किसी का रेजिस्टेंस देखते हो दैट इज रेजिस्टिविटी, और जब कलेक्टिवली देखते हो दैट इज रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा 10 मीटर्स का वायर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस से 1 मीटर स्क्वायर है। आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Miss. It is Ma'am, audible. you are audible, but you are Now- continuously speaking. Okay, listen. रेजिस्टेंस ये पूरे वायर की प्रॉपर्टी है, और जो रेजिस्टिविटी है वो इसके यूनिट क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है। यस, एम आई ऑडिबल? यस। मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि रेजिस्टेंस, अगर आप फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू L बाय A। अगर आप लेंथ 1 मीटर लेते हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हो तो आपका रेजिस्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। तो जब आप एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हो दैट इज रेजिस्टिविटी, और जब आप कलेक्टिवली बात करते हो दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो, उसका लेंथ चेंज कर उसका एरिया चेंज कर, बट रेजिस्टिविटी ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि उसके एक यूनिट की प्रॉपर्टी कितनी है। समझा? Yes, यस मैम। मैंने आपको एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की तरह भी लिया था कि एक सिंगल ह्यूमन बीइंग का जो रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी है, मेरा खुद का जो रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी होगा इज माय रेजिस्टिविटी। हाँ, मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं मेरे जैसे, दैट डिफाइंस माय रेजिस्टेंस। कि कलेक्टिवली मेरा लेंथ कितना बड़ा है, मेरा जो सपोर्ट करने का लेंथ कितना बड़ा है, या कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, दैट गिव्स मी द रेजिस्टेंस कि टोटल मेरी प्रॉपर्टी क्या है। और रेजिस्टिविटी इज मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मेरे सिंगल यूनिट की प्रॉपर्टी, कि मैं
सिंगल यूनिट में एक सिंगल यूनिट लेंथ और सिंगल यूनिट एरिया का वायर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, दैट डिफाइंस द रेजिस्टिविटी। तो एक सिंगल पर्सन की प्रॉपर्टी इज रेजिस्टिविटी, और कलेक्टिवली देखने जाओगे कि उसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर अपोज कर रहे हैं, इज द रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लूं तो मैं कंगना रनौत का एग्जांपल बहुत अच्छे से ले सकती हूँ। डोंट टेक इट एज सम पाइप, में जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसकी उस अकेले पर्सन की जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, दैट इज रेजिस्टिविटी। उसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव जो देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस। समझ में आया? समझा? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Yes, So ma'am. this is the last part I'm explaining you. जिसका भी क्वेश्चन था, ये 3 आपको कलर्स दिए जाएंगे। कलर्स का आपको पूरा सेट मैंने आपको नोट्स में भी भेजा है, बुक में भी है। समझो, लेट अस से दिस कलर इज, द कलर गिवन इज, लेट्स टेक वन कलर, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज एंड द लास्ट वन इज गोल्ड। गोल्ड। आप इसको निकालते कैसे हो? येलो का नंबर देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ येलो, क्या डिजिट है येलो का? 4। तो आप 4 को ऐसे लिखोगे। वॉयलेट को देखो कितना है, वॉयलेट इज 7, 47। तो ये दोनों नंबर्स को कैसे लिखोगे? इनटू ये जो थर्ड वाला है इसको 10 के पावर में लिखना है। ऑरेंज का कितना है देखो, 10�3. 10�3। और गोल्ड का Plus प्लस और माइनस 5%। दैट्स ऑल। जिसका ये डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सॉल्व कैसे करने का? नहीं मिस, अगर क्वेश्चन में दिया That's रहेगा all हो गया येलो solve ब्राउन, ये। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये सॉल्व यस मैम, हो गया। आपने एक सेंटेंस दिया था पूरा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी जेसन रॉय वाला। बीबी रॉय। हाँ, तो आप उसको उस तरीके से उस पर्टिकुलर पार्ट से आप याद रख सकते हो। यस मिस समझा। Yes, ma'am. वो में भी Thank you, मैंने ma'am. लिख के दिया है, तो दोनों का यूज Thank you, कर ma'am. सकते हो। या यस मैम, समझा। ठीक है, हियर योर चैप्टर गेट्स ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी Yes. हम मिलेंगे, हो सकता है मैं ये चैप्टर का ओरल लूं, फिर इन कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं। सो मैंने आपको आज पीडीएफ पूरा भेज दिया है, एमबीसी सर आपको भेज देंगे तुरंत। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, नोट्स कंप्लीट कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। यस। Okay.